बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने जो है फल और बीज के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से दो बातें और रह गई हैं। एक होता है असंग जनन और एक होता है बहुभ्रूणता। तो असंग जनन क्या होता है? बिना जो है निषेचन के ही बीज बनने की जो प्रक्रिया है, बिना निषेचन का जो बीज बनने की प्रक्रिया है उसे क्या बोलेंगे? असंग जनन बोलेंगे। जैसे कि केला, ठीक है, केला इसी का एग्जाम्पल है। और बहुभ्रूणता क्या होता है? जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो। कितने भ्रूण हो? एक से अधिक भ्रूण हो एक ही बीज के अंदर। तो एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता बोलेंगे। और ये जो सीट्रस फैमिली होती है, सीट्रस, ठीक है, इनमें बहुभ्रूणता का कंडीशन पाया जाता है, जैसे नींबू वगैरह में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना चाहिए असंग जनन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, और बहुभ्रूणता क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये दो बातें उसमें थी। तो अब हमको जो है नेक्स्ट अध्याय पढ़ना, अध्याय 3 पढ़ना है। और अध्याय 3 में हमको इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, आपने पुष्पों में जनन पढ़ा था अध्याय 2 में, लेकिन अध्याय 3 मानव में जनन। ठीक है, तो मानव में जनन जो होगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, अध्ययन क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे पुरुष जनन तंत्र पर। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र के माध्यम से नर युग्मक का निर्माण होगा। और ये नर युग्मक क्या कहलाएंगे? शुक्राणु कहलाएंगे। ये क्या बनाएंगे? नर युग्मक। ठीक है, और ये नर युग्मक मनुष्यों के लिए क्या होंगे? मनुष्यों में शुक्राणु क्या कहलाएंगे? शुक्राणु कहलाएंगे। ठीक है, ये पुरुष जनन तंत्र में इसका निर्माण होगा। ठीक है, और इसके बाद आएगा मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये मादा युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक। और ये मादा युग्मक क्या होते हैं? अंड होते हैं। ठीक है, तो ये मादांगों में बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है शुक्राणु और अंड का मिलना क्या होगा? निषेचन होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर आगे लिखा है युग्मक जनन। तो यही जो है जनन तंत्र क्या करेंगे? युग्मकों का निर्माण करेंगे। पुरुष जनन तंत्र नर युग्मक का, और मादा जनन तंत्र मादा युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद में आवर्त चक्र, ठीक है, पढ़ेंगे, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। और फिर निषेचन एवं अंतररोपण पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? निषेचन एवं अंतररोपण होगा। ठीक है, अंतररोपण मतलब कि नर और मादा युग्मक का बनना क्या है? निषेचन कहलाएगा। निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, और युग्मनज का जो है प्रतिस्थापन होगा गर्भाशय में, तो उसी को बोला जाएगा अंतररोपण। इसके बाद में सगर्भता एवं भ्रूण में परिवर्धन पढ़ेंगे आप। फिर इसके बाद में जो प्रसव होगा, ठीक है, भ्रूण बिल्कुल जब विकसित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, एकदम विकसित हो जाएगा, तो प्रसव की बात आएगी। और उसके बाद में दुग्ध जनन। तो इतने टॉपिकों पर हमको डिस्कस करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, तो इसके सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो पुरुष जनन तंत्र से होगी। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र। तो पुरुष जनन तंत्र में जो है, पुरुष जनन तंत्र में शरीर का जो श्रोणि क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो है एक जोड़ा वृषण और जो है सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां तथा जननेंद्रियां पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में बच्चों? श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो पुरुष जनन तंत्र होता है वो जो है पाया जाता है श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? श्रोणि क्षेत्र में। इसमें क्या होगा? श्रोणि क्षेत्र में एक जोड़ा वृषण होगा। पहला, एक जोड़ा वृषण पाया जाएगा। ठीक है, और सहायक नलिकाएं होंगी। सहायक नलिकाएं। ठीक है, एक जोड़ा वृषण, वृषण में ही क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और उन शुक्राणुओं को ले जाने के लिए क्या चाहिए? सहायक नलिकाएं चाहिए, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? सहायक नलिकाएं, जो शुक्राणुओं को ले जाने में सहायता करती हैं। और इसके बाद में बाह्य जननेंद्रिय होगा। बाह्य जननेंद्रिय,
इतनी चीज़ें होंगी। ये जो पुरुष जनन तंत्र होता है, इसके पाए जाने का स्थान क्या है? श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक गर्डिल में पाई जाती हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? नंबर एक जोड़ा वृषण होगा। वृषण अर्थात संख्या में 2 होगा। वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है बच्चों, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अर्थात जब शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा तो इन शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सहायक नलिकाएं चाहिए। ठीक है, नलिकाएं चाहिए। ये नलिकाएं सहायता करती है शुक्राणुओं पहुंचाने में, इस नाते इसे सहायक नलिकाएं। फिर इसके बाद जो है बाह्य जननेंद्रिय होगा। बाह्य जननेंद्रिय, ये बाह्य जो जननेंद्रिय होता है, ठीक है, इसी के माध्यम से जो है ये भी जनन क्रिया में भाग लेगा। इसके माध्यम से शुक्राणुओं को भी जो है नर जनन अंग से जो है नर जनन तंत्र से जो है मादा जनन तंत्र में पहुंचाया जाएगा, या मादा अंग में इसको पहुंचाया जाएगा, इसके माध्यम से शुक्राणुओं को। ठीक है, तो इन सब का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, अपना अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र में जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पुरुष जनन तंत्र में पाई जाती हैं। तो इसको देखते हैं। तो जो सबसे पहले होगा, सपोज करिए यहाँ पे जो है ये थैली जैसी रचना होती है, ये थैली जैसी रचना, इसको मूत्राशय कहते हैं बच्चों। इसका नाम क्या है? मूत्राशय। ठीक है, और यहाँ से जो नली निकलती है इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। इस नली का नाम क्या होता है? मूत्रवाहिनी। ठीक है, या मूत्र मार्ग कह सकते हैं। ये जो है क्या कहलाएगा? मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग से जो है यहाँ पर शिश्न होगा, इसे क्या बोलेंगे? शिश्न बोलेंगे। ठीक है, ये जो है इसका नाम क्या होगा? शिश्न। और ये जो अगला वाला रीजन है इसे बोलते हैं शिश्नमुंड। शिश्नमुंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग पेनिस कहते हैं। ये जो होती है विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, और जिसके माध्यम से इसमें इरेक्शन होता है, इरेक्शन होने की क्षमता होती है। ठीक है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं के कारण से। और यहाँ पर इसके आगे वाले क्षेत्र में, इस स्थान पर थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पर जो है वृषण पाया जाता है। ये वाला जो स्थान है इसे बच्चों कहते हैं हम लोग वृषण। ठीक है, यह एक जोड़ी होता है, सॉरी, इसका नाम होता है वृषण कोश। एक थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा से बाहर होती है। इस वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं वृषण कोश। ठीक है बच्चों, वृषण कोश में वृषण पाया जाता है, और वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ये क्या है? वृषण कोश है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से जो है
ये होती है संरचना। यहाँ पर हमने बोला जो है कि ये वृषण है, वृषण कोष होता है। इसमें क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है बच्चों, ये वृषण है, ठीक है। और वृषण की जो साइज होती है वो वृषण कुछ अंडाकार सा होता है। इसका अपना जो है एक साइज होता है। ये साइज में जो है, ये जो वृषण की बात कर रहे हैं, तो वृषण जो होता है इस तरह से होता है कुछ, ये 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर ये लंबाई में होता है ये वृषण, ठीक है। और ये वाला जो एक का होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो करीबन 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है बच्चों। ये वृषण कोष में स्थित होता है, जो है वृषण, इसका नाम होगा वृषण। कहाँ पाया जाएगा बच्चों? वृषण कोष में पाया जाएगा। और ये जो है बाहर होने के नाते, उदर गुहा से बाहर होने के नाते जो है इसका टेम्परेचर कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो जाता है, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। यहाँ से बच्चों ये नलिकाएँ निकलती हैं। इन नलिकाओं को हम लोग शुक्र नलिकाएँ कहते हैं, ठीक है। यहाँ की नलिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र नलिकाएँ या शुक्रवाहिनी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो है इस तरह से ये नलिका निकलेगी। ये नलिका ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ पर आती है। ठीक है, इस नलिका को हम लोग जो है शुक्राशय शुक्रवाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनी, ठीक है, जो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है। यहाँ पर यहीं पर जस्ट एक थैली जैसी रचना पाई जाती है। ये जो थैली जैसी रचना होती है ये इसी में खुलती है, इसका नाम होता है शुक्राशय, ठीक है बच्चों। ये शुक्राशय है। अब ये जो शुक्राशय होता है ये शुक्रवाहिनी में खुलती है, और जब ये यहाँ पहुँचता है, ठीक है, इस स्थान पर पहुँचता है, तो यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। एक ग्रंथि पाई जाती है, ये जा कर के सीधा यहाँ पे खुल जाता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्रंथि होती है ये वाली। इस ग्रंथि को हम लोग पुरुष ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का नाम क्या होता है? पुरुष ग्रंथि, या इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ की जो ग्रंथि उसे कहते हैं पुरुष ग्रंथि। जस्ट इसी मूत्राशय के नीचे होता है, ठीक है। और इसके बाद में एक ग्रंथि यहाँ पर और पाई जाती है। ये जो मूत्र मार्ग है ये, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रंथि और पाई जाती है। उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है कंद मूत्र अर्थ, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है बच्चों। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या फिर इसे बोलेंगे कंद मूल पथ बोलेंगे, कंद मूल पथ ग्रंथि, ठीक है। इसके कई नाम हो गए। तो ये पुरुष जनन तंत्र है, ठीक है। तो इसके पश्चात क्या है, हमको एक एक करके सबकी स्टडी करनी होगी, ठीक है। जैसे यह हमें बताया, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जो इसके इरेक्शन में मदद बनता है। इसे बोला गया बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है। ये किस में आएगा? बाह्य जननेंद्रिय में आएगा। और जो ये आप नलिका देख रहे हैं, ये जो नलिका देख रहे हैं, ये नलिकाएं और ये शुक्राशय, ये ग्रंथियाँ, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथियाँ? प्रोस्टेट ग्रंथियाँ
और ये कंद मूल पथ ग्रंथि या इसे बल्बो यूरुथ्रल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सहायक हैं, ठीक है। ये ग्रंथियां स्राव करती हैं, पर ये नलिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणुओं को, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ये शुक्राणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करेंगी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो सबसे ऊपर था क्या था, वो वृषण। तो मुख्य जनन अंग कौन सा इसमें था, वृषण है। वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और ये नलिकाएं जो से शुक्रवाहिनी कहते हैं, वो शुक्राणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती हैं। ये जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे स्राव होता है तरल का, और वो तरल जो है इस शुक्राणुओं में मिलती हैं, ठीक है। और इसके काम अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।